दारूब राठी एक महापुरुष जो यकीनन किसी तारुफ का मुहताज नहीं है। मैं हूं राजा अली, एक आम पाकिस्तानी, और आप देख रहे हैं इनसाइट एंड फार साइट। मुझे एक कोशिश करनी थी कि मैं कुछ डिफरेंट बना सकूं, और उस डिफरेंट बनाने के चक्कर में मैं टू नेशन थ्योरी की रिसर्च के दौरान एक वीडियो पे पहुंचा, और वो वीडियो थी दारूब राठी की। उन्होंने पार्टीशन के ऊपर कुछ तफसीलात मुहैया की थी कि ये पार्टीशन क्यों हुई, और उसके ऊपर उन्होंने एक तमीद बांधी और एक वीडियो रिकॉर्ड की। यकीनन काबिल इस्ताइश है, और जितना वो मशहूर है, किसी ने भी नोटिस नहीं किया होगा कि उसकी एक वीडियो कंट्राडिक्शन से भरी हुई तारीख को मसख किया हुआ, और ऐसे लगता है जैसे किसी इंतहा पसंद हिंदू ने मुसलमानों के खिलाफ एक वीडियो बनाई हो। उनसे ये तवक्को नहीं की जा सकती थी। वो शुरू करते हैं फैज की एक नज़म से, और वो नज़म भी गलत पढ़ते हैं। ये मैला सा उजाला, ये रात की आहत सुबह, जिसका इंतजार था हमें, ये वो सुबह तो नहीं। ये दाग दाग उजाला, ये शब गर्जीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं है। फैज अहमद फैज ने ये नज़म जो है ये आज़ादी के वक्त 1947 अगस्त में लिखी थी। दारूब राठी ने इसका भी बलात्कार कर दिया, और ऐसा बलात्कार किया कि पूरे गूगल पे वो कुछ नहीं मिला जो ये कह रहे हैं, ये मैला मैला सा उजाला, ये रात की आहट सुबह, जिसका इंतजार तो हमें, वो सुबह तो नहीं। आप कह सकते हैं कि उर्दू तलफ़्फ़ुज़ में गलती हो सकती है, लेकिन बिल्कुल ही मतलब ना सर ना पैर। तो ये शुरुआत है दारूब राठी की इस वीडियो की जो उन्होंने पार्टीशन के ऊपर बनाई है। दारूब राठी जी कहते हैं कि पार्टीशन के बाद दोनों तरफ जश्न मनाया गया। इंडिपेंडेंस डे इंडिया के लिए जहां एक तरफ जश्न मनाने वाली बात थी, जश्न की बात थी, हालांकि जश्न की बात हकीकतन नहीं। बंटवारा हो रहा था एक ऐसे मुल्क का जहां पे मुसलमान और हिंदू और बाकी कौमें हजारों साल से इकट्ठी रह रही। एक ऐसी पार्टीशन जिसमें तकरीबन 20 लाख से ज्यादा लोग कत्ल हो गए, दरबदर हो गए, बेघर हो गए। वो जश्न मनाने वाली बात तो यकीनन नहीं थी। शायद अपने अपने मफादात के लिए कुछ सियासतदान खुश जरूर होंगे, लेकिन ओवरऑल पूरा बरे-सगीर रंजीदा था, दुखी था, अफसोस में था, और वहां पे जश्न नहीं मनाया जा रहा था। उन्होंने बात की शुरू में एक बिल्कुल ही बोंडी सी कोशिश की, उन्होंने एक कहानी अपने तौर से जनरेट करने की। एक बड़ी फेमस कहानी है जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और एडविना माउंटबैटन को लेकर। तो कहानी ये कहती है कि इन तीनों के बीच में एक लव ट्रायंगल चलने लग रहा था। आपकी अकल मानती है, सेंसेबल लगता है। हालांकि वो कह रहा है कि ये एक थ्योरी है, लेकिन ये जो कंस्पिरेसी थ्योरी है ये खुद मोहतरम राठी साहब ने खुद अपने जहन से बनाई है। वो ये बताना भूल गए कि नेहरू और एडविना का तो आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक था। हालांकि जो एडविना की बेटी है पमेला एडविन, वो इस बात को क्लेम करती है कि मेरी वालदा एडविना माउंटबैटन का और नेहरू जी का जो ताल्लुक था वो जिस्मानी नहीं था, रूहानी था। लेकिन एक किताब है डॉटर ऑफ एम्पायर जिसमें ये क्लेम किया गया है कि ये ताल्लुक रूहानी से ज्यादा, बहुत ज्यादा जिस्मानी था। कायदे आजम की जहां तक बात है तो ये थ्योरी जरूर है कि एडविना ने अप्रोच जरूर किया था, और उनका आपस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ था ऐसा, जिसकी वजह ये थी कि वो ये चाहती थी कि पार्टीशन ना हो। अब ये कुछ राज हैं जिन राजों से पर्दा ना अभी हम उठा सकते हैं, ना ही हमारे पास इतनी मालूमात है, लेकिन इसका एज से, उनकी पैदाइश से, उनके पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। ये जो ताल्लुक था ये सारा जिस्मानी था, रूहानी था, या जो भी था, इसका एज से कोई ताल्लुक नहीं था, जो राठी साहब ने अपनी इस तकरीर में बताने की कोशिश की है। उसके बाद राठी साहब आते हैं और वो कहते हैं कि जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे गांधी जी, ताकि ये पार्टीशन रुक जाए। गांधी इतने डेस्परेट थे पार्टीशन को अवॉइड करने के लिए कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन ऑफर कर दी जिन्ना को। बिल्कुल ऐसे ही था। गांधी जी इस हक में ही नहीं थे कि पार्टीशन हो, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के दाई थे, और वो कभी ये गवारा नहीं करते कि ये पार्टीशन हो जाए। गांधी जी का कत्ल भी मुसलमानों के हमायत की वजह से ही हुआ था। दिल्ली में जब मुसलमानों के खिलाफ दंगे फसाद होने शुरू हुए और उनका कत्लेआम शुरू हुआ, तो गांधी जी ने अपनी हुकूमत के खिलाफ ही भूख हड़ताल कर दी, और उस भूख हड़ताल के दौरान ही उन्हें कत्ल कर दिया गया, क्योंकि जो आरएसएस थी और दूसरी हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें थी वो ये समझती थी कि गांधी जो है वो हिंदू दुश्मन है, वो मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं, और गांधी जी मुसलमानों की मोहब्बत में शहीद हो गए।
जहां तक बात है कि जिन्ना को वो वजीर आजम बनाना चाहते थे, जिन्ना ने इनकार किया, बिल्कुल इनकार किया, लेकिन कुछ तारीखी शवाहिद मिलते हैं कि शिमला में कायदे आजम ने अपने एक उस वक्त के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के स्टूडेंट लीडर थे, मोहतरम शौकत साहब, समथिंग नाम है उनका, उनको भेजा था कि जिन्ना राजी थे किसी न किसी हद तक कि ठीक है हम इसको अवॉइड करते हैं, फिलहाल अवॉइड करते हैं, अभी ये मौका नहीं है कि पार्टीशन जो है हो, लेकिन ये कुछ टाइम के बाद हम इसे दोबारा देखेंगे, अभी हम इकट्ठे रहते हैं और 50-50% पे रहते हैं और मैं वजीर आजम बनने को तैयार हूँ। लेकिन इशू ये हुआ कि शिमला जब वहां पे वो जो शौकत साहब गए तो उनकी पहली मुलाकात हुई सरदार पटेल से, और सरदार पटेल को जब उन्होंने पैगाम दिया तो वो कभी भी इस हक में नहीं थे कि ये पार्टीशन जो है ये रुक जाए। उसकी वजह ये थी कि उनके जहन में ये था कि ये संभाल नहीं पाएंगे, ये मुल्क को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि जितने रिसोर्सेज हैं वो सारे इंडिया के पास चले जाएंगे, और उनका ख्याल था कि कुछ हफ्तों महीनों बाद ही ये दोबारा हिंदुस्तान में जम हो जाएगी और फिर हम अपनी मर्जी से इनके ऊपर हुक्मरानी करेंगे, हमें इनका जो है 50-50% का शेयर वो मानना नहीं पड़ेगा, इसलिए वो मंसूबा नाकाम हो गया। लेकिन गांधी जी की ये कोशिश जो है अप्रिशिएटेड है, इसे अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने किसी न किसी तरह कोशिश की कि ये पार्टीशन जो है रुक जाए। फिर राठी साहब जो है वो एक तावील पेश करते हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है वो इकट्ठे रहते थे, और 1857 की जो जंग थी उसमें भी हिंदुओं और मुस्लिमों ने मिलकर किया था। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, बख्त खान, इन सब ने बहादुर शाह जफर को अपना कमांडर एक्सेप्ट किया था। राठी साहब को अगर तारीख का जरा सा भी नॉलेज हो तो उस वक्त हिंदू मुस्लिम की कोई बात है ही नहीं थी। मुसलमान और हिंदू और बाकी कौमें हजारों सालों से इकट्ठी रह रही हैं और कभी भी इनके दरमियान मजहब को लेके कोई इशू नहीं बना, चाहे वो हिंदू राजे महाराजे हों या मुसलमान राजे महाराजे हों, वो हमेशा यहाँ पे हारमनी के साथ रहे हैं। और जो 1857 की जंग आज़ादी है उसे जंग आज़ादी ही कहा जाता है, हिंदुस्तान और ब्रिटिश की जंग के तौर पे, वो मुसलमानों और ब्रिटिश के दरमियान जंग नहीं थी। फिर राठी जी अपनी वीडियो में क्लेम करते हैं कि ये जो दो कौमी नजरिया है या टू नेशन थ्योरी है, ये मुसलमानों ने पैदा की थी, मुसलमानों की पैदा करता है, और ब्रिटिश जो है वो डिवाइड एंड रूल के तहत ये सब कुछ कर रहा था, क्योंकि 1857 की आज़ादी जंग के बाद ब्रिटिश को ये खौफ था कि ये जो हिंदुस्तानी है ये तो आज़ादी की तरफ जाएंगे, लड़ेंगे, तो क्यों ना डिवाइड एंड रूल किया जाए, और इसलिए उन्होंने इंतखाब किया सर सैयद अहमद खान। बाद इन्होंने अपने कुछ लॉयल प्रो ब्रिटिश लोगों की मदद लेने की सोची। इनमें से एक इंसान थे एजुकेशनलिस्ट सैयद अहमद खान। हालांकि इससे पहले जो कांग्रेस की बुनियाद रखी गई वो एक ब्रिटिशर ने रखी थी, और कांग्रेस की बुनियाद रखने का मकसद ये था कि ये जो डिफरेंसेस हैं दोनों मतलब ब्रिटिश और अवाम के दरमियान, इसको कम किया जा सके, और कांग्रेस ने उसको कम करने की कोशिश भी की एज ए ब्रिटिश कॉलोनियल के अंडर। और उसका मेन मकसद ये था कि जो गलत फहमियां हैं, जो तकालीफ है, जो परेशानियां हैं मुख्तलिफ मामलात के ऊपर वो खत्म की जा सके, और इसीलिए कांग्रेस की बुनियाद रखी गई। तो मेन जो कांग्रेस की बुनियाद है वो तो ब्रिटिश ने खुद रखी थी, और उन्होंने पूरी तरह उसे सपोर्ट भी किया, उसे हर तरह की लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दी, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी, और वो कायम भी हुई, और वो ब्रिटिश के अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ एज ए सेकुलर जमात काम करती रही। और उस वक्त सिर्फ एक ही कांग्रेस ऐसी जमात थी जिसमें सारी कौमियतें शामिल थी, और खासकर मुसलमानों की तो एक बड़ी तादाद उसमें शामिल थी, बड़े बड़े लीडर जो थे वो मुसलमानों के उसके शामिल थे। और उस वक्त बड़े बड़े मुसलमान लीडर जो हैं वो तो कांग्रेस का हिस्सा थे, चाहे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएं, चाहे मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएं, बादशाह खां हो जाएं, गफार खान हो जाएं, डॉक्टर जाकिर हो जाएं, या फिर बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएं जो कि कांग्रेस के सदर थे। तो इसलिए एक कांग्रेस की ऐसी जमात थी, सेकुलर जमात थी, जो हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के हकूक के लिए ब्रिटिश के साथ ताउन कर रही थी, और वो मामला जो है वो आस्ता आस्ता सेटल हो रहे थे। जो दो कौमी नजरिए की बात करके वो कह रहे हैं कि सर सैयद ने इसको हवा दी और सैयद को लेके आए ब्रिटिश। सर सैयद तो मुसलमानों के अंदर नॉन मुस्लिम तस्वर किए जाते हैं, मुसलमान उनको मुसलमान ही नहीं समझते, वो एक सेकुलर थे, एक ऐसे सेकुलर जो खुद को हिंदू कहना पसंद करते थे, और इसी वजह से वो ब्रिटिश के ज्यादा नजदीक थे। और सैयद ने जो अपना तालीमी इदारा कायम किया था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हुआ, उसकी फंडिंग का ज्यादातर इंतजाम जो ब्रिटिश ने किया था। और ये जो कॉलेज बना था ये मुसलमानों के हक में नहीं बना था, बल्कि मुसलमानों की मुखालफत के तौर पर बना था, क्योंकि जो मुसलमानों के रिलीजियस लीडर थे वो इंग्लिश तालीम के खिलाफ थे, और फतावे थे इसके ऊपर कि ये हराम है, इंग्लिश पढ़ना सुनना लिखना हर तरह से हराम है। उन्होंने इसकी जिद में ये कॉलेज बनाया ताकि इंग्लिश की तालीम जो मुसलमानों की दी जा सके, और वो अपने लिए अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके ब्रिटिश इंडिया के अंदर, क्योंकि जो कांग्रेस जो है हिंदुस्तानियों के हकूक की जंग लड़ रही थी उसमें यह भी था कि हिंदुस्तानियों को ज्यादा से ज्यादा जॉब्स की दी जाए,
اور اس وقت ہندوستان میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے جو تھے وہ ہندو تھے، مسلمان نہیں تھے۔ مسلمان تو باقی روزگاری کے کام کرتے تھے، کسائی تھے، مزدور تھے، لیبرر تھے۔ تو سر سید نے یہ جو کالج بنایا تھا، اس کا مین مقصد یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ انگریزی تعلیم حاصل کریں، پڑھ لکھ جائیں، اور پھر برٹش کے اندر جو نوکریاں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ملے۔ اس لیے یہ کلیم کرنا کہ جی جو اپنے سر سید ہیں وہ دو قومی نظریے کے سرخیل ہیں، تو یہ سراسر غلط ہے اور جھوٹی بات ہے۔ ایسا اس حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دروب راٹھی کہتے ہیں کہ یہ جو آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام ہوا ہے یہ سر سید احمد خان کے جو نفرت انگیز بیانات تھے ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن ان کے بھڑکاؤ بھاشنوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کی فاؤنڈیشن، حالانکہ تاریخ کا ذرا سا بھی انہیں نالج ہوتا تو وہ کبھی بھی یہ بلنڈر کبھی نہ کرتے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام جو ہے وہ ہندو مسلم کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کی بنیاد بنا تھا بنگال کی 1905 میں تقسیم۔ بنگال جو ہے وہ اس وقت برٹش انڈیا میں سب سے بڑا صوبہ تھا، اور وہاں پہ مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ اکنامیکلی ایشو چل رہا تھا۔ اکنامیکلی ایشو یہ چل رہا تھا کہ آدھا جو ہندوؤں کا علاقہ تھا، جو جہاں پہ ہندو میجورٹی تھی، وہ بڑا امیر تھا، فائدے میں تھا، وہاں پہ ویل سیٹل تھے۔ جو مسلمانوں کا اکثریتی علاقہ تھا وہ غریب تھا، کیونکہ وہاں پہ سیلاب آئے روز آئے رہتے تھے، قحط کی صورتحال رہتی تھی، تو وہاں پہ وہ جو انتظامی طور پہ سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ تو برٹش نے 1905 میں بنگال کو تقسیم کرنے کا اعلان کیا۔ اب وہ جو تقسیم ہوئی وہ اس طرح ہوئی کہ ایک مسلم میجورٹی علاقہ بن گیا، ایک ہندو میجورٹی علاقہ بن گیا، جس کو کانگریس نے اپوز کیا اس پوائنٹ کے اوپر کہ یہ ہندو مسلم کی تقسیم ہو رہی ہے۔ یہ پہلی بار ہے جو ہندوستان میں کسی پارٹی نے اس کو نام لیا کہ یہ ہندو مسلم کی جو تقسیم ہو رہی ہے یہ اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ جو ٹو نیشن کی تھیوری ہے، جسے بڑا بڑھا چڑھا کے داروب راٹھی صاحب جو ہے وہ سر سید کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر تھوپ رہے ہیں، یہ ایک برٹش کی تھی، برٹش نے پیش کی تھی۔ 1845 میں ایک برٹش رائٹر تھے بینجمن، جنہوں نے یہ اپنی ایک کتاب لکھی تھی سیبل کے نام سے، یہاں پر ٹو نیشن کے نام سے۔ بیسیکلی یہ سوشو اکنامک قسم کی ایک بک تھی جو وکٹورین ایرا کے درمیان لکھی گئی تھی، کیونکہ برٹش کے اندر امیر اور غریب کا فرق بہت زیادہ تھا۔ اس نے یہ کتاب لکھی تھی ٹو نیشن کے نام سے، کہ ایک غریب نیشن ہے، ایک امیر نیشن ہے۔ اور یہ جو بنگال کا قحط کا مسئلہ ہوا اور وہاں پہ یہ جو سوشو اکنامک کی وجہ سے وہاں پہ ڈیوائیڈ ہوئی، تو اس چیز کو بنیاد بنا کے برٹش کے دور میں کانگریس نے اس چیز کو پکڑ لیا کہ یہ جو ڈیوائیڈ ہو رہا ہے یہ ٹو نیشن تھیوری کے اوپر ہو رہا ہے، مسلم اور ہندوؤں کی تقسیم ہو رہی ہے، اور قائد اعظم نے اس کی بڑی مخالفت کی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی تقسیم، مسلموں اور ہندوؤں کی تقسیم ہو رہی ہے، حالانکہ وہ ایک اکنامیکل بیس ایک ڈیوائیڈیشن تھی۔ اور جب وہاں پہ مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ جو کانگریس ہے یہ ہندوؤں کے حقوق کے لیے اصل میں لڑ رہی ہے، مسلمانوں کے یا ہندوستان کے حقوق کے لیے نہیں لڑ رہی، تو پھر آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام آیا، اور اس وقت انہوں نے پھر یہ تقاضا کیا کہ یہاں پہ علیحدہ ووٹنگ سسٹم ہونی چاہیے، جسے داروب راٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو علیحدہ ووٹنگ کا نظام ہے یہ مسلمانوں نے دو قومی نظریے کی بنیاد پہ لیا تھا۔ حالانکہ وہ دو قومی نظریے کی بنیاد پہ ہرگز نہیں تھا، وہ اس بنیاد کے اوپر تھا کہ یہاں پہ ہمارا معاشی استحصال ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور اس زیادتی کو اوور کم کرنے کے لیے ہمیں جہاں پہ مسلمانوں کی میجورٹی ہے ہمیں وہاں پہ مسلمان حکمران دے دے، ایم پی اے دے، ایم این اے دے، یا جو بھی وہاں پہ اس وقت کوئی سرکاری طور پہ تعینات لوگ ہوتے تھے وہ مسلمان ہونے چاہیے، تاکہ وہ ہمارے حق کی بات کر سکے، ہمارے فائدے کی بات کر سکے۔ ٹو نیشن کا وہاں پہ کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس لیے داروب راٹھی صاحب کی یہ بات بھی قطعاً غلط ہے اور ایک بالکل بے بنیاد الزام انہوں نے لگایا ہے۔